ब्रेकिंग। भारत की नई ग्लोबल स्ट्रैटेजी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पर गेम पूरी तरह से बदल रहा है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर सिक्योरिटी की ऐसी भयानक खामियां सामने आई हैं जो किसी भी स्ट्रैटेजिस्ट की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। आज के इस डीप और फास्ट पेस्ड एनालिसिस में हम ग्लोबल पावर शिफ्ट और ग्राउंड जीरो की उस डरावनी सच्चाई को डिकोड करेंगे, जिसे समझना हर पॉलिसी एक्सपर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा शुरू करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, हाल ही में नीदरलैंड्स और स्वीडन के साथ जो कूटनीतिक फैसले लिए गए हैं ना, उन्होंने सबका ध्यान खींचा है। और मैं बता दूं, ये कोई रूटीन फॉरेन ट्रिप नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी मास्टर स्ट्रैटेजी का हिस्सा था जिसने रातों रात भारत की ग्लोबल स्टेटस को पूरी तरह से रीशेप कर दिया है। आपको पता है स्वीडन में क्या हुआ? वहां भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत उनके फाइटर जेट्स ने हवा में एस्कॉर्ट करके किया। अब ये सिर्फ कोई वेलकम जेस्चर नहीं था, बल्कि एक मैसिव पावर प्रोजेक्शन था। और इसी के साथ स्वीडन ने अपना सबसे बड़ा सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार भी दे दिया। मतलब स्वीडन 31st ऐसा देश बन गया है जिसने भारत को अपना टॉप ऑनर दिया है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ना, ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। कूटनीतिक पदानुक्रम और ग्लोबल पावर की सीढ़ी। तो आखिर ये डिप्लोमैटिक पार्टनरशिप काम कैसे करती है? आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ व्यापार या इकोनॉमी का लेन देन नहीं होती। जब कोई रिश्ता सिर्फ इकोनॉमी से उठकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन जाता है, तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अब दोनों देश डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहे हैं। तो स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ ये जो अपग्रेड हुआ है ना, ये सीधे सीधे मिलिट्री और सिक्योरिटी लेवल का टाई अप है। और ये सीढ़ियां इस पूरे सिस्टम को ब्रिलियंट तरीके से समझाती हैं। देखिए, लेवल 1 पर होते हैं बेसिक फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिश्ते, जैसे तुर्की या पाकिस्तान के साथ, जहां बस एम्बेसी है और जरूरत पड़ने पर ही बात होती है। फिर लेवल 3 पर आते हैं स्वीडन और नीदरलैंड्स, जहां डिफेंस जुड़ जाता है, लेकिन असली खेल ऊपर के लेवल्स पर है। लेवल 6 पर अमेरिका बैठा है, जिसके साथ हम एआई और इंडो पैसिफिक पर डील कर रहे हैं। और सबसे टॉप पर लेवल 7, इकलौता देश रूस, जिसके साथ हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। ये लेवल्स ही तय करते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस में कौन आपका कितना सगा है। मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और यूएई पर ड्रोन संकट। अब देखते हैं कि ये जो एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ये असल जिंदगी में कैसे काम करती है। तो हुआ क्या था कि मिडिल ईस्ट से कुछ बेहद डराने वाली रिपोर्ट्स आईं। ईरान की प्रॉक्सीज ने यूएई पर अचानक ड्रोन हमले तेज कर दिए। टोटल 3 ड्रोन अटैक हुए। यूएई के एयर डिफेंस ने 2 को तो हवा में ही उड़ा दिया, लेकिन एक ड्रोन अल दाफरा इलाके में मौजूद बराक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट के ठीक बाहर जाकर गिरा। सोचिए, एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के इतने करीब हमला होना, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब यहां एक बहुत ही कमाल का डिप्लोमैटिक कॉन्ट्रास्ट देखिए। ठीक इसी टाइमलाइन में इराक की तरफ से ईरानियन प्रॉक्सीज ने सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले किए, लेकिन वहां कोई खास कूटनीतिक रिएक्शन या बयान नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ यूएई पर हमले के तुरंत बाद एक बेहद स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट वार्निंग जारी की गई कि ऐसे हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूएई लेवल 4 पार्टनरशिप में आता है। यह साबित करता है कि जब क्राइसिस आता है, तो आपकी हाई टियर पार्टनरशिप कैसे आपके लिए एक मजबूत ढाल का काम करती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी ये इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सिक्योरिटी वाकई कमाल की है, कोई शक नहीं। पर अब एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल उठता है। अगर ग्लोबल इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है, तो देश के अंदर हमारी अपनी डोमेस्टिक सिक्योरिटी में एक विदेशी घुसपैठिया इतनी आसानी से कैसे घूम रहा है? ये सवाल हमें इस एनालिसिस के सबसे शॉकिंग हिस्से की तरफ ले जाता है, कश्मीर की सच्चाई और उस्मान जट की जर्नी। घरेलू सिक्योरिटी के लूपहोल समझने के लिए इस गिरफ्तार किए गए घुसपैठिए की कहानी सुनना बहुत जरूरी है। तो सुनिए, दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान इंटेलिजेंस के हाथ लगा मोहम्मद उस्मान जट। ये लाहौर से आया एक ट्रेंड आतंकवादी था, जिसे स्लीपर सेल बनाने का टास्क मिला था। पर दिलचस्प बात यह है कि बॉर्डर क्रॉस करके जैसे ही वो कश्मीर पहुंचा, उसे असलियत समझ आ गई। जो प्रोपेगेंडा उसे बताया गया था, वो सब झूठ निकला। वहां शांति थी, इकोनॉमी चल रही थी। तो भाई साहब ने अपना मिशन साइड में रखा और अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने लगे। मतलब उसने श्रीनगर में बाकायदा एक लोकल बंदे की मदद से अपना हेयर ट्रांसप्लांट तक करवा लिया। इसके बाद वो आराम से बस लेकर पंजाब के मलेरकुटला आ गया, जहां बैठ के वो टर्किश ड्रामा देख रहा था और इंग्लिश सीख रहा था।
सीरियसली, ये कोई मजाक नहीं है, ये बाकायदा इंटेलिजेंस की इंटेरोगेशन में सामने आई हकीकत है। फेक आईडीज और सुरक्षा की खामियां। अब उस्मान जट की कहानी सुनकर शायद आपको थोड़ी हंसी आए, लेकिन इसके पीछे जो सिस्टम का फेलियर है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एजेंसियों के रडार पर एक और कैरेक्टर आया, उमर, जिसे लोग खरगोश बुलाते थे। और ये नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि वो कभी किसी के हाथ ही नहीं आया। खरगोश ने एक ऐसा कांड किया जो हमारी डोमेस्टिक सिक्योरिटी की पोल खोलकर रख देता है। उसने हमारे आइडेंटिटी सिस्टम के लूप होल्स का ऐसा फायदा उठाया कि मजे से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि एक एकदम असली लगने वाला इंडियन पासपोर्ट तक बनवा लिया। इस प्रोसेस को जरा स्टेप बाय स्टेप समझिए। ये आदमी कराची से आता है। देश के अंदर बैठकर वो सारे जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से तैयार करवा लेता है। फिर उसी फर्जी इंडियन पासपोर्ट को दिखाकर बिना किसी को भनक लगे वो देश छोड़कर इंडोनेशिया भाग जाता है और फिर वहां से किसी सेफ गल्फ कंट्री में निकल लेता है। ये कोई मामूली चूक नहीं है। एक जाना माना विदेशी खतरा हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कमजोरियों का फायदा उठाता है और सिस्टम को चकमा देकर फरार हो जाता है। फाइनल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल हकीकत। चलिए मैक्रो लेवल की ग्लोबल डिप्लोमेसी और माइक्रो लेवल की ग्राउंड रियलिटी को आमने सामने रख कर देखते हैं। कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ हम एलीट ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, हम सुपर पावर्स के साथ बैठकर न्यूक्लियर प्लांट्स की सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस डिफेंस डील्स कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हम अपने ही देश में एक घुसपैठिए को फर्जी आधार और पासपोर्ट बनाने से नहीं रोक पा रहे हैं। ये एक बहुत ही डरावना विरोधाभास है कि इंटरनेशनल स्टेज पर तो हम एक मजबूत दीवार हैं, लेकिन देश के अंदर बुनियादी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही इतने बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं। और यही विरोधाभास हमें आज के सबसे तीखे और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सिर्फ ग्लोबल लेवल पर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बना लेना काफी है, अगर आपके अपने घर की नींव सिर्फ कुछ फर्जी कागजात के सामने इतनी कमजोर पड़ जाए? हम बॉर्डर के बाहर के खतरों को तो बड़ी खूबी से टैकल कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सिस्टम के अंदर लगी इस दीमक को इग्नोर नहीं कर रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर पॉलिसी मेकर को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। ग्लोबल स्ट्रैटेजी और डोमेस्टिक सिक्योरिटी का ये डीप डाइव यहीं पूरा होता है। अगर आपको इस एनालिसिस ने सोचने पे मजबूर किया हो और आप आगे भी ऐसे ही फैक्ट बेस्ड इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स को डिकोड करना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस सपोर्ट से ही हमें ऐसी रिसर्च आपके सामने लाने की ताकत मिलती है। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस में।